ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि सब्लिमेशन क्या होता है। ठीक है, तो जो भी सब्लिमेशन प्रोसेस होता है उस सब्लिमेशन प्रोसेस को हम देखेंगे कि वो किस प्रकार से सब्लिमेशन प्रोसेस हम लोग ये करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, अब सब्लिमेशन प्रोसेस एग्जैक्टली काम कैसे करेगा सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन प्रोसेस जो है वो दो तरीके से होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हीटिंग, जो भी सब्सटेंस हीटिंग है उसको हम लोग सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। और जब सॉलिड को हम लोग डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक सैंपल है, यहाँ पे हमारे पास एक सैंपल है। ये सैंपल में ए और बी दोनों के दोनों मिक्स्ड है और यहाँ पे हमारे पास सैंपल बन गया ए बी। सैंपल बन गया ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सैंपल रहेगा ए और बी। ठीक है, इनमें से हम मानते हैं कि ए जो है ये हमारे काम का है और बी जो रहेगा वो हमारे काम का नहीं है। और जो भी हमारे काम का नहीं होता है उसको हम कहते हैं इम्प्यूरिटी। जो भी हमारे काम का नहीं रहेगा उसको हम कहेंगे इम्प्यूरिटी। तो यहाँ पे ये बी जो रहेगा वो इम्प्यूरिटी का काम करेगा। तो बी जो रहेगा ये इम्प्योर फॉर्म है और ए जो रहेगा ये प्योर फॉर्म है। अब हुआ ऐसा, ये ए और बी जो है ये एक दूसरे के साथ मिक्स्ड है। तो हमको क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट करना है। हमको क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट करना है। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन मेथड को यूज करेंगे। सपोज मैंने बोला है कि ए जो है ये भी इसका मेल्टिंग मतलब ये इजीली सब्लिमेशन करेगा और बी जो रहेगा वो इजीली सब्लिमेशन नहीं करेगा। तो सब्लिमेशन प्रोसेस को हम कब यूज कर सकते हैं, जब हर मॉलिक्यूल का सब्लिमेशन टेम्परेचर जो रहेगा वो अलग अलग होगा। हम ये मान के चलते हैं कि ए जो रहेगा वो एट लो टेम्परेचर पे सब्लिमेशन करेगा और बी जो रहेगा मतलब ए जो है ये सब्लिमेबल रहेगा। ए जो है ये सब्लिमेबल है और बी जो रहेगा ये नॉन सब्लिमेबल है। तो क्या होगा, जैसे ही हम ए और बी दोनों को हीट करेंगे दोनों में से ए जो रहेगा वो सब्लिमेबल है और बी जो रहेगा वो नॉन सब्लिमेबल है। तो मुझे बताओ इन दोनों में से कौन जो है वो गैसीय स्टेट में जाएगा और कौन सॉलिड स्टेट में रहेगा। ए और बी इन दोनों का मिक्सचर है, उसमें से ए जो है वो सब्लिमेबल है और बी जो रहेगा वो नॉन सब्लिमेबल है। ए जो है वो, ठीक है, ए जो है वो सब्लिमेबल है और बी जो है वो नॉन सब्लिमेबल है। और जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो कौन गैसीय स्टेट में चला जाएगा, ए जो रहेगा वो गैसीय स्टेट में चला जाएगा और बी जो रहेगा वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो इस प्रकार से हमने ए को और बी को एक दूसरे से सेपरेट किया। हमने क्या किया, ए और बी इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट किया। तो इस प्रकार से एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन मेथड का यूज करते हैं। तो सब्लिमेशन मेथड में आप पॉइंट नंबर 1 देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग हीटिंग करेंगे। हीटिंग करने के बाद जो सब्लिमेबल रहेगा वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होगा और नॉन सब्लिमेबल जो रहेगा वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। सपोज हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे ए जो है वो नॉन सब्लिमेबल है और बी जो है ये सब्लिमेबल है। बी जो रहेगा ये कैसा रहेगा, सब्लिमेबल रहेगा। तो क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इनमें से कौन गैसीय स्टेट में जाएगा और कौन सॉलिड स्टेट में जाएगा। अब ये उल्टा हो जाएगा, ए जो रहेगा वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। यस विषय मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है।
क्योंकि जितना बड़ा लिखेंगे उतना ही बोर्ड के ऊपर मैटर कम आएगा। तो बोर्ड के ऊपर ज्यादा मैटर चाहिए तो ज्यादा बड़ा भी नहीं लिख सकते, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या होगा, गैसीय स्टेट में रहेगा B और सॉलिड स्टेट में रहेगा A। तो इस प्रकार से एक सब्सटेंस को, एक प्योर सब्सटेंस को इम्प्योर सब्सटेंस से सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे इस मेथड को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट दिस सब्लिमेशन मेथड। तो दिस इज अबाउट दिस सब्लिमेशन मेथड। तो सब्लिमेशन मेथड को हम इस प्रकार से यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, स्क्रीनशॉट निकालना है तो सेकंड में क्या किया, सेकंड में क्या किया महावीर, हमने ये कंसीडर किया कि A जो है वो प्योर है और B जो है वो इम्प्योर है, लेकिन B जो है वो सब्लिमेबल है और A जो है वो नॉन सब्लिमेबल है। तो हल्का सा हीटिंग करेंगे तो B सब्लिमेबल होने की वजह से B जो रहेगा वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा। A नॉन सब्लिमेबल होने की वजह से A जो रहेगा वो सॉलिड का सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। पहले दोनों के दोनों सॉलिड स्टेट में थे, अब दो में से एक गैसीय स्टेट में है और दूसरा सॉलिड स्टेट में है महावीर। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे इसको, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि प्योर और इम्प्योर में से कौन सब्लिमेबल है और कौन नॉन सब्लिमेबल है। तो ये मेथड हम तभी यूज कर सकेंगे जब प्योरिटी और इम्प्योर फॉर्म दो में से एक सब्लिमेबल होगा और दूसरा नॉन सब्लिमेबल होगा। सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे A जो है ये भी सब्लिमेबल है और मैंने बोला B जो है ये भी सब्लिमेबल है। तो A जो रहेगा वो भी गैसीय स्टेट में चला जाएगा, B जो रहेगा वो भी गैसीय स्टेट में चला जाएगा। तो ऐसे टाइम पे उनका सेपरेशन डिफिकल्ट होगा। तो इनका सेपरेशन तभी पॉसिबल है जब प्योर और इम्प्योर में से एक सब्लिमेबल होगा और दूसरा नॉन सब्लिमेबल होगा। आप लिख सकते हो ये कब यूज करेंगे, ये तब यूज करेंगे जब एक सब्लिमेबल होगा और दूसरा नॉन सब्लिमेबल होगा। ग्रेसी, ग्रेसी, मैंने आपको बोला है कि हमको नहीं पता, आपको दिया जाएगा, ये मेथड तभी यूज कर पाएंगे जब प्योर और इम्प्योर में से एक जो रहेगा वो सब्लिमेबल होगा और दूसरा जो रहेगा वो नॉन सब्लिमेबल होगा, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकते हो। चलिए, नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। आप क्रिस्टलाइजेशन के पॉइंट्स पढ़ सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड इंप्योरिटी इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो उसमें क्या हुआ, यहाँ पे हम एक सब्सटेंस लेते हैं AB, यहाँ पे हमने सब्सटेंस लिया है AB, ठीक है। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पॉइंट जो रहेंगे वो आपको स्लाइड में दिख जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे सब्सटेंस है AB, इनमें से हम ये मान के चलते हैं कि A जो है ये हमारा प्योर फॉर्म है और B जो है वो इम्प्यूरिटी है, B जो है वो इम्प्यूरिटी है। तो मुझे बताओ AB जो है वो प्योर मॉलिक्यूल हुआ कि इम्प्योर मॉलिक्यूल हुआ। तो हमको A प्रिपेयर करना था, लेकिन जब हमने A को प्रिपेयर किया तो A के साथ साथ B भी मिला, तो B हमारे काम का नहीं है, तो B जो रहेगा वो इम्प्यूरिटी का काम करेगा, B जो रहेगा वो इम्प्यूरिटी का काम करेगा और A जो है वो प्योर है। तो अब क्या करना है, इस A और B दोनों को सेपरेट करना है। अब मैंने आपको बोला कि A जो है ये भी सॉलिड स्टेट में है और B जो रहेगा ये भी सॉलिड स्टेट में रहेगा। A जो रहेगा वो भी सॉलिड स्टेट में रहेगा और B जो है ये भी सॉलिड स्टेट में है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो है सभी के सभी जो है वो सॉलिड स्टेट में, ठीक है, सभी के सभी जो रहेंगे ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे, ठीक है। अब ये जो सॉलिड स्टेट में है उनको क्या करना है, सेपरेट करना है,
उनको क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, अब क्या होगा, इस ए बी को हम एक सॉल्वेंट में ऐड करेंगे। ए बी को हम लोग एक सॉल्वेंट में ऐड करेंगे। हम ऐसे सॉल्वेंट में ऐड करेंगे जिस सॉल्वेंट में प्योर सब्सटेंस जो रहेगा ये इनसोल्यूबल होगा। प्योर सब्सटेंस जो रहेगा वो इनसोल्यूबल होगा और इम्प्योर सब्सटेंस जो रहेगा ये स्पेरिंगली सोल्यूबल होगा। क्या होगा, स्पेरिंगली सोल्यूबल। स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब होता है लेस सोल्यूबल, लेस सोल्यूबल एट नॉर्मल कंडीशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सॉल्वेंट में जब इस मिक्सचर को ऐड करेंगे तो उसको हम लोग हीट करेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। प्रोसीजर देखो क्या हो रही है, पहले प्रोसीजर को समझो, पॉइंट में आपको बाद में बता दूंगा वहां पे क्या लिखा हुआ है। हमारे पास सब्सटेंस ए बी है, उसमें से ए जो है वो हमारे लिए प्योर का काम करेगा, बी जो है वो इम्प्यूरिटी है। तो ए और बी दोनों को सेपरेट करना है। सपोज एक सॉलिड स्टेट में होता और एक लिक्विड स्टेट में होता तो दोनों को सेपरेट करेंगे। एक सॉलिड स्टेट में होता और दूसरा लिक्विड स्टेट में होता तो दोनों को सेपरेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों के दोनों सॉलिड स्टेट में, मतलब देखो सिंपल सी बात है, हमने बोला मेरे पास सैंड है, सैंड, सैंड पता है सैंड, ठीक है, और सैंड के अंदर हमको सैंड का काम है, रेती, सैंड जो है ना रेती, उसका काम है। और जब इसको हम लोग घर पे लेके आए सैंड को यूज करने के लिए, तो बाय मिस्टेक क्या हो गया, इस सैंड के अंदर सॉल्ट गिर गया, सैंड के अंदर सॉल्ट जो है वो गिर गया। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे जो हमारे पास मिक्सचर रहेगा ये मिक्सचर रहेगा सैंड और NaCl का, लेकिन हमारे काम का सैंड है, हमारे काम का NaCl नहीं है। लेकिन सैंड और NaCl दोनों को साथ में रखा था, तो बाय मिस्टेक वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, बाय मिस्टेक वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए। अब क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट करना है, इन दोनों को सेपरेट करना है। कैसे करोगे, सैंड का भी साइज पार्टिकल साइज छोटा है, NaCl का भी पार्टिकल साइज छोटा है, सैंड जो रहेगा वो भी सॉलिड स्टेट में है और NaCl जो रहेगा ये भी सॉलिड स्टेट में है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे जो मिक्सचर रहेगा इस मिक्सचर को कैसे सेपरेट करोगे, आप इस मिक्सचर को सेपरेट कैसे करोगे। तो NaCl और सॉल्ट का जो मिक्सचर है इस मिक्सचर को आप लोग सेपरेट कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे। हम क्या करेंगे, इसके मिक्सचर में हम लोग वाटर को ऐड करेंगे, इसके मिक्सचर में हम लोग क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो मिक्सचर है वो सैंड और NaCl का है, तो सैंड और NaCl में से इसको हमने क्या किया, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया। अब वाटर जो रहेगा वो किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट, वाटर जो रहेगा वो किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट। तो हमारे पास प्योर और इम्प्योर फॉर्म है, हमारे लिए प्योर फॉर्म सैंड है और इम्प्योर फॉर्म NaCl है। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए वहां पे हमने सॉल्वेंट को मतलब वाटर को ऐड किया। जैसे वाटर को ऐड करेंगे तो सैंड और NaCl में से कौन वाटर में सोल्यूबल होगा, सैंड और NaCl कौन वाटर में सोल्यूबल होगा। तो इनमें से NaCl जो रहेगा ये सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा, NaCl जो रहेगा वो सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा और यहाँ पे सैंड जो रहेगा वो इनसोल्यूबल होगा, कैसा होगा, इनसोल्यूबल। तो यहाँ पे हमको एक सोल्यूबल मिल रहा है और दूसरा इनसोल्यूबल मिल रहा है। तो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको छानेंगे, छन्नी पता है ना। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, हम इसको छानेंगे तो क्या होगा, इनमें से वाटर बाहर निकल जाएगा और वाटर के साथ वाटर में कौन सोल्यूबल है, NaCl। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बीकर रखा और यहाँ पे हमने नेट रखा, एक नेट,
और इस नेट में से हमने ये वाला जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को यहाँ पे हमने डाल दिया। तो मुझे बताओ बीकर में कौन मिलेगा और नेट में कौन मिलेगा? बीकर में कौन मिलेगा और नेट में कौन मिलेगा? बीकर में कौन मिलेगा और नेट में कौन मिलेगा? बताइए, बीकर में कौन मिलेगा और नेट में कौन मिलेगा? ओके, बीकर में मिलेगा वाटर, और वाटर के साथ कौन मिलेगा? बीकर में वाटर के साथ कौन जाएगा? NaCl जाएगा कि सैंड जाएगा? बीकर में मिलेगा वाटर और वाटर के साथ चला जाएगा NaCl। और नेट में कौन मिलेगा? नेट में हमको मिलेगा सैंड। नेट में कौन मिलेगा? सैंड। ये समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। हाँ, तो क्या किया, हमारे पास सैंड और NaCl का मिक्सचर था। इस मिक्सचर को हमने वाटर में ऐड किया, हमने सॉल्वेंट में ऐड किया। तो एक जो था वो वाटर में इनसोल्यूबल था, दूसरा पार्ट वाटर में सोल्यूबल था। तो जो पार्ट वाटर में सोल्यूबल था वो बीकर में हमको मिलेगा, और जो इनसोल्यूबल था वो हमको नेट में मिलेगा। तो क्या मैं आपको पूछूं, अब मैंने आपको पूछा कि क्या हमने सैंड और NaCl को सेपरेट किया? क्या हमने सैंड और NaCl को सेपरेट किया? यस और नो? क्या हमने सैंड और NaCl को सेपरेट किया? यस। और ये वाला जो मेथड होता है, इस मेथड को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। यहाँ पे जो मैंने मेथड बताया है, इस मेथड को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ठीक है? ठीक है, ओके है। हाँ, ठीक है। तो ये वाला मेथड जो रहेगा, ये रहेगा क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ये समझा है तो हैंड रेस करना है, नहीं समझा है तो चैट बॉक्स में लिंक भेजना है। समझा है तो हैंड रेस करना है, नहीं समझा है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए थे, वही पॉइंट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे। जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको बताए थे, उतने ही पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। तो आप एक बार उसको रीड कर लो। ठीक है? तो जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, वो सभी के सभी यहाँ पे लिखे हैं। ओके अरकान, यहाँ पे हम जो नेट यूज करेंगे वो इस प्रकार से यूज करेंगे कि यहाँ से सैंड जो रहेगा वो ट्रेवल नहीं करेगा, वहां से ओनली H2O ट्रेवल करेगा। तो नेट हमको ऐसा यूज करना है कि उसका पार्टिकल साइज एकदम छोटा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमको नेट ऐसा यूज करना है जिसका पार्टिकल साइज एकदम छोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? एक बात और, फिर यहाँ पे हमको जो मिला है वाटर का NaCl सॉल्यूशन, वाटर का NaCl सॉल्यूशन। तो वाटर का NaCl सॉल्यूशन जो है, इसको हीट कहाँ किया देवर्ष? इसको हीट हमने किया। NaCl जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर में लेस सोल्यूबल होता है और हॉट टेम्परेचर पे मोर सोल्यूबल होता है। NaCl वाटर में नॉर्मल टेम्परेचर पे लेस सोल्यूबल होता है और हाई टेम्परेचर पे मोर सोल्यूबल होता है, और इसीलिए हमने यहाँ पे हीट को यूज किया था देवर्ष। ठीक है? हाँ, तो जितने मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं वही आप प्रेजेंटेशन में लिखे हुए हैं। एक बार आपको पढ़ लो, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। यस दिया। यस क्लियर, सही है। क्लियर? ओके। हाँ, मदर लीकर का मतलब होता है फिल्ट्रेट। मदर लीकर का मतलब होता है फिल्ट्रेट। तो यहाँ पे H2O और NaCl का जो देखो, जो हमको बीकर में मिला है उसको बोलेंगे मदर लीकर या तो फिल्ट्रेट। जो बीकर में मिला है वो है मदर लीकर और फिल्ट्रेट।
एक बार 6 के 6 पॉइंट रीड कर लो, उसमें से कोई नहीं समझा होगा तो पूछ सकते हो। 6 के 6 पॉइंट रीड कर लो, कुछ नहीं समझा है तो पूछो। बीकर के अंदर NaCl और वाटर का जो सॉल्यूशन मिला है उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट, और फिल्ट्रेट का दूसरा नाम है मदर बीकर। आई एम रिपीटिंग अगेन। 5th नंबर पॉइंट में जो मदर बीकर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जो बीकर में हमको H2O और NaCl का जो मिक्सचर मिला था उस मिक्सचर को हम बोलेंगे मदर बीकर। क्लियर प्लीज? ब्रीफ। ओके, पॉइंट नंबर 1 to 6 सभी पॉइंट क्लियर है? यस तो हैंड रेस करना है, नहीं तो चैट बॉक्स में लिखना है। पॉइंट नंबर 6, repeat the crystallization becomes necessary for the purification of compound containing impurities of comparable solubility। पॉइंट नंबर 6 का मतलब ये लिखा हुआ है कि ये मेथड हम उनके लिए यूज करेंगे जिसमें सॉल्वेंट में प्योर और इम्प्योर में से एक सोल्यूबल होगा और दूसरा इनसोल्यूबल होगा। सपोज हमने यहाँ पे NaCl और शुगर दोनों को यूज किया, सपोज हमने यहाँ पे NaCl और शुगर दोनों को यूज किया तो क्या होगा, हम दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि NaCl जो रहेगा वो भी वाटर में सोल्यूबल है और यहाँ पे शुगर जो रहेगा ये भी वाटर में सोल्यूबल है। अब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम में कुछ NaCl सोल्यूबल हो गया और थोड़ा सा NaCl अभी भी स्टैंड में बाकी है, तो हम क्या करेंगे, फिर से मेथड को रिपीट करेंगे। तो जितने बार हम मेथड को रिपीट करते जाएंगे उतना ही NaCl वाटर के साथ निकल जाएगा और धीरे धीरे हम ऐसा करते जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकलते जाएंगे। ठीक है, तो ये है पॉइंट नंबर 6। एक बार डायग्राम को अच्छे से देख लो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक बार आप डायग्राम को अच्छे से देख लो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जस्ट एक बार डायग्राम को अच्छे से देख लो, वहां पे कुछ लिखा हुआ भी है उसको भी पढ़ लो आप, किसको किस नाम से इंडिकेट किया हुआ है। फिर जब एक्सप्लेन करूंगा तब डायग्राम की तरफ नहीं देखना है। ठीक है, हाँ लेबलिंग नहीं लिख रहा है कोई बात नहीं, लेबलिंग नहीं लिख रहा है कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको लिखते जाना है। ठीक है, हाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लिखते जाओ। ठीक है, हाँ ये जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस पर, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है, ओके, ये जो है इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। लिख दो, दिस इज डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये जो ऊपर लगा हुआ है ये थर्मामीटर है, दिस इज थर्मामीटर। ठीक है, यहाँ पे ये जो नीचे है दिस इज बर्नर। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार अच्छे से देख लो, दिस इज बर्नर, दिस इज डिस्टिलेशन फ्लास्क, दिस इज थर्मामीटर। ठीक है, यहाँ पे जो है ये स्टीम है, यहाँ पे ये इम्प्योर वाटर है, दिस इज इम्प्योर वाटर, ये स्टैंड है, दिस इज कंडेंसर, ये वाला जो है ये कंडेंसर है, दिस इज कंडेंसर, दिस इज कंडेंसर। ठीक है, ये कंडेंसर का आउटलेट है और ये कंडेंसर का ये कंडेंसर का इनलेट है और ये कंडेंसर का आउटलेट है। ठीक है, डायग्राम आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, एक बार उसको एक्सप्लेन करता हूं बस मैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे सब्सटेंस है
और ये जो सब्सटेंस है ये है ए और बी। तो हमारे पास सब्सटेंस है ए और बी, उसमें से ए जो रहेगा ये मान लिया प्योर है और बी जो रहेगा वो इम्प्योर है, बी इज इम्प्योर। तो ए इज प्योर एंड बी इज इम्प्योर। ठीक है, तो करना क्या है, इन दोनों को सेपरेट करना है। ठीक है, तो ये मेथड किसके लिए यूज करेंगे, सबसे पहले वो देखो। ये मेथड उनके लिए यूज करेंगे जिसमें एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, तो ये मेथड हम उनके लिए यूज करेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो अब ये मान लिया कि यहाँ पे जो प्योर फॉर्म है इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, प्योर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा ये लो है, और इम्प्योर फॉर्म जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो हाई है। तो मुझे बताओ इन इम्प्योर फॉर्म और प्योर फॉर्म में से कौन सा फॉर्म इजीली इवेपोरेट होगा, इन दोनों में से कौन सा फॉर्म जो रहेगा वो इजीली इवेपोरेट होगा, प्योर फॉर्म इजीली इवेपोरेट होगा या इम्प्योर फॉर्म। ठीक है, अब सपोज हमने मान लिया कि ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 30 डिग्री सेल्सियस, ए का बॉइलिंग पॉइंट है 30 डिग्री सेल्सियस और बी का बॉइलिंग पॉइंट है 70 डिग्री सेल्सियस। सपोज ए का बॉइलिंग पॉइंट है 30 डिग्री सेल्सियस और बी का बॉइलिंग पॉइंट है 70 डिग्री सेल्सियस, और अभी क्या किया हमने मिक्सचर का टेम्परेचर रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने मिक्सचर का टेम्परेचर रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कौन इवेपोरेट होगा, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कौन इवेपोरेट होगा, प्योर फॉर्म होगा कि इम्प्योर फॉर्म होगा, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कौन इवेपोरेट होगा, प्योर फॉर्म या इम्प्योर फॉर्म। नहीं समझा, देखो प्योर फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट कम है और इम्प्योर फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो है 30 और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 70। बॉइलिंग पॉइंट 30 का मतलब होता है, बॉइलिंग पॉइंट 30 का मतलब होता है ये 30 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये 30 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में जाएगा, और ये लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में 70 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। और यहाँ पे हमने अभी सॉल्यूशन का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रखा है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे प्योर फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म में से कौन इवेपोरेट होगा, प्योर और इम्प्योर में से कौन इवेपोरेट होगा, कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्योर फॉर्म तो देखो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वो लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना, लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में, ध्यान दो प्रॉपर्ली। ठीक है, प्योर फॉर्म का बॉइलिंग टेम्परेचर 30 है, इसका मतलब ये 30 डिग्री पे इवेपोरेट होगा, ये 70 डिग्री पे इवेपोरेट होगा। अभी हमने टेम्परेचर रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें ये जो प्योर रहेगा ये भी लिक्विड स्टेट में रहेगा और इम्प्योर जो रहेगा ये भी लिक्विड स्टेट में रहेगा। दोनों में से किसी का भी, दोनों में से कोई भी इवेपोरेट नहीं होगा, इन दोनों में से कोई भी इवेपोरेट नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ, हमने टेम्परेचर रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो प्योर फॉर्म जो रहेगा ये भी लिक्विड स्टेट में रहेगा, इम्प्योर फॉर्म जो रहेगा ये भी लिक्विड स्टेट में रहेगा। जैसे ही हमने टेम्परेचर 35 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो क्या होगा, ये प्योर जो रहेगा वो गैसीय स्टेट में चला जाएगा और इम्प्योर जो रहेगा वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे, जैसे ही हम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे तो प्योर फॉर्म जो रहेगा वो इवेपोरेट होगा और इम्प्योर जो रहेगा वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो अब आते हैं डायग्राम की तरफ।
डायग्राम की तरफ। अब डायग्राम में देखो, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन का टेम्परेचर रखा हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस बीकर में से ए और यहाँ पे बीकर में ए और बी दोनों है। ए का बॉइलिंग टेम्परेचर 30 है और बी का बॉइलिंग टेम्परेचर 70 है। और अभी हमने यहाँ से हीटिंग दिया। हीटिंग देने के बाद हम चेक कर रहे थे, हीटिंग देने के बाद हम यहाँ पे चेक कर रहे थे कि इसमें हीटिंग देने के बाद चेक कर रहे थे कि टेम्परेचर कितना होगा। ये थर्मामीटर जो है वो हमको बताया था टेम्परेचर कितना है, और यहाँ पे जो हमको टेम्परेचर मिला है वो मिला है 30। तो जैसे टेम्परेचर 30 डिग्री होगा तो यहाँ का जो ए है वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, और जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो वो इधर जाएगा। जब वो इधर जाएगा तो यहाँ से इसको कंडेंसर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर का काम होता है यहाँ पे जो वेपर स्टेट में था उसका टेम्परेचर कम करेंगे। तो ए और बी नॉर्मल टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में है? ए नॉर्मल टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल कंडीशन पे कौन से स्टेट में रहेगा? ए लिक्विड। बी जो है वो नॉर्मल मतलब लो टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में रहेगा? लिक्विड। तो दोनों के दोनों लो टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहेंगे। लेकिन हमने टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ए जो है वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ। तो इसमें ए जो है वही गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ, बी अभी भी बीकर में बाकी है। यहाँ पर क्लास में ए यहाँ से ट्रैवल करेगा, ए यहाँ से जाएगा। जैसे वो यहाँ से जाएगा तो ये कंडेंसर जो है इसके अंदर पानी है, ये जो कंडेंसर है इसके अंदर पानी है। ये पानी के बीच में से जब ट्रैवल करेगा तो पानी के बीच में से जब ये गैस यहाँ से ट्रैवल करेगा तो ये पानी क्या करेगा? उस गैस का टेम्परेचर बढ़ाएगा या कम करेगा? यहाँ पे जो कंडेंसर का जो पानी है वो पानी इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाएगा या कम करेगा? जो गैस यहाँ से ट्रैवल करेगा उस गैस का टेम्परेचर ये वाटर जो रहेगा वो बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा। और जैसे ही उस गैस का टेम्परेचर कम होगा तो वो गैस जो रहेगा वो कौन से स्टेट में चला जाएगा? जैसे ही गैस का टेम्परेचर कम होगा तो ये गैस जो रहेगा वो कौन से स्टेट में चला जाएगा? ये गैस जो रहेगा वो लिक्विड स्टेट में हमको यहाँ मिलेगा। तो अब मुझे बता, इस फ्लास्क में कौन बचेगा? इस फ्लास्क में कौन बचेगा, ए या बी? इस फ्लास्क में कौन बचेगा? बी। यहाँ पे इस बीकर में कौन मिलेगा? इस बीकर में कौन मिलेगा? ए। तो इस प्रकार से हमने ए और बी इन दोनों को सेपरेट किया। तो इस प्रकार से हमने ए और बी इन दोनों को सेपरेट किया, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए जिस मेथड को यूज करते हैं उस मेथड को बोलते हैं डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड तभी काम करेगा जब दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंट होगा। दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंट होगा। ओके, बीकर के ऊपर जो ऑरेंज है इसको बोलते हैं कॉर्क। यहाँ पे बीकर के ऊपर जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कॉर्क। ये कॉर्क जो होता है वो रबर का कैप होता है। ये जो बीकर है उस बीकर को हम लोग ये वाला आपने ये बोला है, दिस वन दिस वन दिस वन इज इट दिस वन? तो ये जो है ये जो हमको ए मिलेगा उस ए को कलेक्ट करने का काम करेगा। तो इट इज अ टाइप ऑफ पाइप, कोई पाइप है। इसको एडाप्टर बोलते हैं, उसको एडाप्टर बोलेंगे, एडाप्टर। इसका फोटो मैं आपको सेंड करूंगा ग्रुप में, ठीक है? आप उसमें एक बार अच्छे से देख लेना।
सपोज मैंने बोला ए और बी इन दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर सेम है, तो क्या हम इन दोनों को सेपरेट कर पाएंगे? सपोज मैंने बोला ए और बी इन दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर सेम है, तो क्या सेपरेट कर पाएंगे? नो। इसका मतलब ये मेथड तभी यूज करेंगे जब इनका बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंट होगा। कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलते हैं। समझा है तो हैंड रेज कीजिए, डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसर। ए को कूल करने का काम करेगा। यस, कंडेंसर जो रहेगा वो वेपर को कूल करने का काम करेगा। नेवर, सही है। यस, करेक्ट। कंडेंसर का काम होता है वेपर को लिक्विड स्टेट में वापस लेके आना। दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन के जैसे ही है, फर्क इतना है कि यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें कोई फ्रैक्शंस नहीं थे, ये सिंपल था। फ्रैक्शनल में यहाँ पे फ्रैक्शंस रहेंगे। जब फ्रैक्शंस रहेंगे तो इसको टाइम जो रहेगा वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो दिस इज सिंपल डिस्टिलेशन, दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोनों सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ये है सिंपल डिस्टिलेशन, ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोनों का मेथड सेम तरीके से ही होता है। नेक्स्ट आता है क्रोमैटोग्राफी। नेक्स्ट वन इज क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी जो होता है वो दो वर्ड से बना है, एक होता है क्रोमा और दूसरा होता है ग्राफी। तो क्रोमैटोग्राफी, क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है ग्राफ। तो कलर का सेपरेशन करेंगे और कलर का सेपरेशन करने के लिए इस मेथड को यूज करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, पहले मैं क्रोमैटोग्राफी मेथड को एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट्स नहीं है, बट कंसेप्ट है एक, उस कंसेप्ट को समझ लो। ठीक है, ऑयल बाथ का मतलब होता है हीटिंग करने का इंस्ट्रूमेंट। ओके, देखो अब मैंने बोला यहां पे एक नदी है, दिस इज अ रिवर। ये रिवर है, ये डेप्थ में है। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, अब क्या हुआ, इस रिवर में तीन लोग हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी। ठीक है, अब ए जो है मतलब पानी जो है वो यहां तक है। ठीक है, ऐसा। अब ए का हाइट सबसे ज्यादा है, उससे हाइट कम बी का है और उससे कम हाइट जो रहेगा वो सी का रहेगा। दूसरा एग्जांपल देखो। ठीक है, ओके। ओके, ये एक साइड है, इसको डायरेक्टली अटैच ए है, उसको डायरेक्टली अटैच बी है, उसको डायरेक्टली अटैच सी है। तो मुझे बताओ इस साइड से जब वाटर आएगा तो कौन दूर जाएगा? देखो यहाँ पे एक पकड़ने के लिए जगह है, यहाँ पे एक पकड़ने के लिए जगह है, यहाँ पे इसको डायरेक्टली ए ने पकड़ा है, ए को बी ने पकड़ा है और बी को सी ने पकड़ा है। यहां से वाटर आता है हाई स्पीड से, तो इनमें से कौन ज्यादा दूर जाएगा? इनमें से कौन ज्यादा दूर जाएगा? कौन ज्यादा दूर जाएगा? सी। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, हमको ये इस प्रकार से दिखाई देगा, ए यहां पे देगा बी और यहां पे रहेगा सी। अब मैंने पूछा सबसे ज्यादा डिस्टेंस ए ने ट्रेवल किया,
और सबसे कम डिस्टेंस, सॉरी, सबसे ज्यादा डिस्टेंस सी ने ट्रेवल किया और सबसे कम डिस्टेंस जो रहेगा वो ए ने ट्रेवल किया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ए ने डायरेक्टली पकड़ा है और सी ने इनडायरेक्टली पकड़ा है, तो इस सपोर्ट और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, सपोर्ट और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, और सपोर्ट और सी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वीक है, और इसीलिए ये इस प्रकार से क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा, दूसरा, ठीक है, सेकंड थिंग, तीन लोग हैं, ए, बी और सी, ठीक है। इफ हम हाइट के हिसाब से देखते हैं, हाइट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से तो क्या होगा, हाइट के हिसाब से देखते हैं तो ए का हाइट सबसे ज्यादा है और सी का हाइट सबसे कम है। ए का हाइट सबसे ज्यादा है और सी का हाइट सबसे कम है, और इधर से वाटर फास्ट आता है, तो कौन ज्यादा दूर जाएगा वाटर के साथ, कौन ज्यादा दूर जाएगा वाटर के साथ? कौन ज्यादा दूर जाएगा? सी वाटर के साथ ज्यादा दूर जाएगा। ठीक है, ओके, गुड। ठीक है, अब यहां पे दो, अब ए ज्यादा दूर क्यों नहीं गया, क्योंकि ए का हाइट ज्यादा है, तो ए का हाइट ज्यादा होने की वजह से जो रिवर का सरफेस रहेगा, इस रिवर के सरफेस को वो इजीली टच कर सकता है, लेकिन सी का हाइट कम होने की वजह से वो रिवर के सरफेस को इजीली टच नहीं करेगा, और जो रिवर के सरफेस को इजीली टच करेगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। इस फिनोमिना को हम क्रोमेटोग्राफी में यूज करेंगे, हम इस फिनोमिना को क्रोमेटोग्राफी के कंसेप्ट में यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है स्टेशनरी फेज, पहला जो पॉइंट आता है वो आता है स्टेशनरी फेज। ओके, ठीक है, स्टेशनरी फेज का मतलब होता है ऐसा फेज जो एक जगह फिक्स रहेगा। दूसरा जो आता है वो आता है मोबाइल फेज, मोबाइल फेज का मतलब होता है जो अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। तो स्टेशनरी का मतलब जो अपना जगह फिक्स रखेगा, मोबाइल का मतलब होता है जो अपना जगह चेंज करेगा, एडसॉर्बेट का मतलब होता है जिसका एडसॉर्प्शन होगा, और एडसॉर्बेंट का मतलब होता है जिसके सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन होगा। सपोज आप किसी डस्टी एरिया में गए, आप किसी डस्टी एरिया में गए, तो डस्ट जो रहेगा वो आपके स्किन के ऊपर एडसॉर्ब होगा कि एब्सॉर्ब होगा। आप किसी डस्टी एरिया में गए तो उस एरिया में जो डस्ट रहेगा वो आपके सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब होगा कि आपके सरफेस, बॉडी के सरफेस के ऊपर एब्सॉर्ब होगा। डस्ट आपके बॉडी के स्किन के ऊपर एब्सॉर्ब होगा कि एडसॉर्ब होगा? Do you know the difference between adsorption and absorption? आपको पता है एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? दिस इज एडसॉर्प्शन एंड सेकंड इज एब्सॉर्प्शन, एंड सेकंड इज एब्सॉर्प्शन। ठीक है, आपने कोई लोशन स्किन पे लगाया, आपने कोई लोशन स्किन पे लगाया, स्किन पे लगाया, आपने कोई लोशन स्किन पे लगाया, तो वो लोशन जो रहेगा वो आफ्टर सम टाइम स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, आपके बॉडी के स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, और जो बॉडी के स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगा तो उसको हम बोलेंगे एब्सॉर्प्शन, और जो स्किन के सरफेस के ऊपर रहेगा उसको बोलेंगे एडसॉर्प्शन। दोनों अलग अलग है।
एडसॉर्प्शन का मतलब होता है स्किन के सरफेस के ऊपर रहेगा, मतलब जिसका पेनिट्रेशन नहीं होगा, और एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है स्किन के अंदर जाएगा। जब भी बारिश का पानी आता है तो वो बारिश का पानी जब जमीन के ऊपर गिरता है तो उसको एब्सॉर्प्शन बोलेंगे या एडसॉर्प्शन बोलेंगे? एब्सॉर्प्शन बोलेंगे, एडसॉर्प्शन बोलेंगे? एब्सॉर्प्शन बोलेंगे उसको, एब्सॉर्प्शन एबी, उसको बोलेंगे एब्सॉर्प्शन। आपके घर का कोई व्हीकल बाहर खड़ा है और व्हीकल के सरफेस के ऊपर डस्ट आके बैठ गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? एडसॉर्प्शन या एब्सॉर्प्शन? एडसॉर्प्शन, ठीक है। तो देखो यहां पे कोई सरफेस है, सरफेस के ऊपर कोई लटका हुआ है तो इसको बोलेंगे एडसॉर्प्शन, कोई सरफेस के अंदर गया है तो इसको बोलेंगे एब्सॉर्प्शन। इनसाइड में जाता है तो एब्सॉर्प्शन, सरफेस के ऊपर रहेगा तो एडसॉर्प्शन, ठीक है। अब आपकी जो व्हीकल है उस व्हीकल के सरफेस के ऊपर डस्ट पार्टिकल आ गए हैं, तो व्हीकल का जो सरफेस है उसको बोलेंगे एडसॉर्बेंट, बीईएनटी, और डस्ट पार्टिकल जो रहेगा वो एडसॉर्बेंट का काम करेगा। रिपीट कर रहा हूं फिर से, आपके घर के बाहर जो व्हीकल है उस व्हीकल के सरफेस के ऊपर डस्ट पार्टिकल आ गए हैं और उस डस्ट पार्टिकल उस सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो डस्ट पार्टिकल जो रहेंगे ये डस्ट पार्टिकल काम करेंगे एडसॉर्बेंट का, डस्ट पार्टिकल काम करेंगे एडसॉर्बेंट का, और गाड़ी का जो सरफेस रहेगा वो काम करेगा एडसॉर्बेंट का, बीईएनटी। तो जिसके सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन होगा उसको बोलेंगे एडसॉर्बेंट, और जिसका एडसॉर्प्शन होगा उसको हम बोलेंगे एडसॉर्बेंट। जिसके सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन हुआ उसको हमने बोला एडसॉर्बेंट, और जिसका एडसॉर्प्शन हुआ उसको हमने बोला एडसॉर्बेंट। आपके स्किन के सरफेस के ऊपर डस्ट का एडसॉर्प्शन हुआ है, आपके स्किन के सरफेस के ऊपर डस्ट का एडसॉर्प्शन हुआ है, तो इनमें से डस्ट पार्टिकल जो रहेगा वो एडसॉर्बेंट का काम करेगा या एडसॉर्बेट का काम करेगा? डस्ट पार्टिकल एडसॉर्बेंट का काम करेगा या एडसॉर्बेट का काम करेगा? बीएटी रहेगा या बीईएटी रहेगा? वो एडसॉर्बेंट का काम नहीं करेगा, वो एडसॉर्बेट का काम करेगा। और आपका जो स्किन रहेगा वो एडसॉर्बेंट का काम करेगा, ठीक है। ओके, हाँ। अब क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा? क्रोमेटोग्राफी में क्या हुआ कि यहां पे हमने कॉलम यूज किया, यहां पे हमने कॉलम यूज किया, ठीक है। और इस कॉलम पे इसको हम लोग ब्यूरेट भी बोल सकते, ब्यूरेट, ठीक है। यहां पे हमारे पास एक बीकर है लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें हमने ऐसे बीड्स डाले हैं, बीड्स, क्या डाले हैं? बीड्स, ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग इंक को पास करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक इंक है, ठीक है। उस इंक के अंदर तीन टाइप के सॉल्यूशंस है, तीन टाइप के कलर है, कलर ए, कलर बी और कलर सी इंक में। इस इंक को हमने एक सॉल्वेंट में ऐड किया है, जिस सॉल्वेंट में ये इंक ए, इंक बी और इंक सी जो रहेगा वो सोल्यूबल रहेगा, और इनका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे बनाया है, इनका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे ये जो बॉल्स आपको दिख रहे हैं ये
एडसॉर्प्शन शो करेंगे, ये यहाँ पे स्टेशनरी फेज का काम करेंगे। इसका काम करेंगे स्टेशनरी फेज का, इसका काम करेंगे स्टेशनरी फेज का। जब अब देखो ए बी सी ये तीनों के तीनों हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, इनका सॉल्यूशन बन गया, और ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन को हम यहां से पास करेंगे, इस सॉल्यूशन को हम यहां से पास करेंगे। ठीक है, ए बी और सी में से एडसॉर्प्शन पावर ए का ज्यादा है, बी का कम है और सी का सबसे कम है। तो यहाँ पे ये जो स्टेशनरी फेज है, इस स्टेशनरी फेज के सरफेस के ऊपर ये इंक ए बी और सी जो रहेगा वो एडसॉर्ब होगा। तो जैसे मैं इस इंक को यहां से पास करूंगा तो कौन सी इंक जो रहेगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और कौन सी इंक जो है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ए बी सी में से ए का एडसॉर्प्शन पावर ज्यादा है, तो ए जो रहेगा वो ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड बनाएगा स्टेशनरी फेज के साथ, और सी का एडसॉर्प्शन पावर कम है तो सी जो रहेगा वो स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो यहां से जब हम इन सॉल्वेंट को पास करेंगे तो सॉल्वेंट जो रहेगा वो इन तीनों को अपने साथ लेके जाएगा। तो ए बी सी में से स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड कौन बनाएगा? इन तीनों में से ए जो रहेगा वो ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ए का एडसॉर्प्शन एबिलिटी ज्यादा है। तो ए जो रहेगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, वो यहीं पे मिलेगा। उससे एडसॉर्प्शन पावर बी का कम है तो बी यहां पे मिलेगा, और उससे कम एडसॉर्प्शन पावर सी का है तो सी यहां पे मिलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास ए बी सी का मिक्सचर था, तो हमने ए को अलग किया, बी को अलग किया और सी को अलग किया। अब तीनों को अलग किसके हिसाब से किया? एडसॉर्प्शन पावर के हिसाब से। तो जिसका एडसॉर्प्शन पावर ज्यादा रहेगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जिसका एडसॉर्प्शन पावर कम रहेगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ पे हमने ये जो प्रोसेस किया है ये कॉलम में किया है, और जब ये प्रोसेस कॉलम में होगा तो इसको कॉलम क्रोमैटोग्राफी करेंगे। जब हम पेपर को यूज करेंगे तो पेपर क्रोमैटोग्राफी यूज करेंगे, और जब गैस को यूज करेंगे तो उसको गैस क्रोमैटोग्राफी करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल, कभी कभी आपने नोट किया होगा कि आप अपने कॉपी में जो लिखते हो तो बाय मिस्टेक कभी कभी उस इंक के ऊपर वाटर का ड्रॉप गिर जाता है, वाटर का ड्रॉप। तो जैसे पानी का एक ड्रॉप उस इंक के ऊपर गिरता है तो वो इंक जो होती है वो फैल जाती है, और फैलने के बाद ऐसा होता है कभी कभी वो डिफरेंट कलर को शो करता है, कभी कभी क्या करता है वो डिफरेंट कलर को शो करता है। तो वो डिफरेंट कलर को इसलिए शो करता है क्योंकि यहाँ पे जो वाटर होता है, जो वाटर रहेगा वो सॉल्वेंट का काम करेगा, और जो ब्लू कलर की इंक है सपोज, तो ब्लू कलर की इंक जो है वो एक ही कलर से नहीं बनती है, वो दो चार केमिकल को मिक्स करके बनाते हैं। तो हमने बोला कि यहाँ पे जो इंक है ये ब्लू कलर की थी, और ब्लू कलर की इंक जो है वो 3 कंपाउंड का बना हुआ है ABC। तो जैसे ही उस वाटर मतलब इंक के सरफेस के ऊपर वाटर का ड्रॉपलेट गिरेगा तो वाटर जो सॉल्वेंट है वो क्या करेगा, सपोज यहाँ पे ये इंक वाटर ड्रॉप गिरा है, तो वाटर जैसे इधर ट्रेवल करेगा या इधर ट्रेवल करेगा तो वो क्या करेगा, ABC तीनों को अपने साथ लेके जाएगा। अब हमने बोला ए का एडसॉर्प्शन सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ए जो रहेगा वो पेज के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, तो ए यहीं पे रहेगा क्योंकि ए का एडसॉर्प्शन पावर सबसे ज्यादा है। उससे कम एडसॉर्प्शन पावर बी का है तो बी जो रहेगा वो हमको यहां मिलेगा। उससे एडसॉर्प्शन पावर सी का कम है तो वो और आगे मिलेगा, और यहाँ पे हमको सी मिलेगा। तो जो पहले एक ही ड्रॉप था वो अब 3 अलग अलग कलर के हमको दिख जाएंगे वहां पे। तो वो इंक इसलिए स्प्रेड होता है। ठीक है, इसमें आप जियोलाइट को यूज कर सकते हो, इसमें आप लोग जियोलाइट को यूज कर सकते हो एज अ स्टेशनरी करके। स्टेशनरी फेज डिफरेंट टाइप के आते हैं।
स्टेशनरी फेज जो रहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप किसको सेपरेट करते हो, ये डिपेंड करता है आप किसको सेपरेट करते हो। यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हो, ऊपर से हमने जो डाला था वो एक ही इंक था, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ इंक। हमने ऊपर से जो ऐड किया था वो था एक इंक का सॉल्यूशन जो डिफरेंट कलर का बना हुआ है, और जैसे ही वो आगे चला गया तो आगे जाने के बाद वो तीनों के तीनों जो कलर है वो सेपरेट हो गए, तीनों के तीनों जो कलर है वो सेपरेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमने ये सॉल्यूशन डाला, ये सॉल्यूशन तीन कलर का बना हुआ है, एक कलर यहाँ पे मिला, दूसरा कलर यहाँ पे मिला और तीसरा कलर यहाँ पे मिला। तो मुझे बताओ इनमें से किसका एब्जॉर्प्शन पावर सबसे ज्यादा होगा, इनमें से किसका एब्जॉर्ब, कौन से कलर का एब्जॉर्प्शन पावर सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे तीन कलर है तो तीन में से किसका एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा होगा, ग्रीन का। और सबसे कम एब्जॉर्प्शन पावर किसका होगा, सबसे कम एब्जॉर्प्शन पावर किसका होगा। डायग्राम में क्या लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ना है आपको, बस जो दिख रहा है उसको देखो। तो किसका एब्जॉर्प्शन पावर सबसे कम रहेगा, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हमने उस कलर को सेपरेट किया, और कलर को सेपरेट करने के लिए हमने एब्जॉर्प्शन फिनोमेना को यूज किया, और इस मेथड को बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। यहाँ पे जो हमको नीचे मिलेगा ये सॉल्वेंट हमने पास किया, ये सॉल्वेंट पास होने के बाद यहाँ से बाहर निकलेगा, और यहाँ से जो सॉल्यूशन बाहर निकलता है, यहाँ से जो सॉल्यूशन बाहर निकलेगा इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे इलुएंट। क्या बोलेंगे, इलुएंट। तो इलुएंट का मतलब होता है जो नीचे से सॉल्यूशन बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एज इलुएंट, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज क्रोमैटोग्राफी। तो इस प्रकार से हम इस मेथड को क्रोमैटोग्राफी मेथड कंसीडर करेंगे। ओके, एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क। क्या लिखा हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि टेक्स्ट में वैसे भी उसका काम नहीं। ओके, यस, एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ ए मींस ग्रीन का ज्यादा है, यस हां ऐसा है, सेम जैसे यहाँ पे हमने बोला था एब्जॉर्प्शन पावर ए का ज्यादा है तो उसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। सेम इस डायग्राम में देख सकते हो, ग्रीन ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसका मतलब ग्रीन का एब्जॉर्प्शन पावर सबसे ज्यादा है। चलिए महावीर, नेक्स्ट डाउट, महावीर क्लियर, नेक्स्ट डाउट। एलिमेंट नहीं, इलुएंट है वो, इलुएंट, दैट इज इलुएंट। इलुएंट का मतलब होता है जो बाकी बचेगा, जो बाकी बचेगा उसको बोलेंगे इलुएंट। मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो बाहर मिलेगा उसको हम बोलेंगे इलुएंट। इलुएंट कौन से कलर का होगा, इलुएंट किसी कलर का नहीं होगा क्योंकि कोई भी कलर बाहर नहीं निकला है, सभी के सभी कलर ने एब्जॉर्प्शन किए हैं, तो इलुएंट जो है वो अकेला बाहर निकलेगा, वो किसी कलर के साथ बाहर नहीं निकलेगा। या तो इलुएंट ऐसे कलर्स के साथ बाहर निकलेगा जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो इलुएंट जो है वो अकेला भी बाहर निकल सकता है, या तो वो उस कलर के साथ बाहर निकलेगा जिस कलर का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। देखो दो बातें हैं, इलुएंट अकेला बाहर निकलेगा कब, जब सभी के सभी कलर का एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन इफ कभी ऐसा होता है किसी कलर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो वो कलर जो रहेगा, जिस कलर का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है वो कलर जो रहेगा वो भी उसके साथ बाहर निकलेगा। क्लियर नाउ, अभी ठीक है। बोलिए, देवर्ष आप अभी आए हो, डाउट से कुछ, देवर्ष आप अभी आए हो, कुछ डाउट है तो पूछिए जल्दी।
देवर्स कुछ डाउट्स है? ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज द टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। जस्ट वेट नाउ। Okay, just I'm clicking the board. देखो, just wait, some technical issues are there. Screen clear है? टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन स्क्रीन क्लियर नाउ? क्या स्क्रीन के ऊपर सब विजिबल है? क्या स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ रीड कर सकते हो? ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ना सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन इनका रिएक्शन करेंगे। सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन इनका रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन करने के बाद ये बनेगा सोडियम साइनाइड। अब मैंने आपको पूछा कि जो सोडियम साइनाइड है ये आयोनिक मॉलिक्यूल रहेगा या कोवैलेंट मॉलिक्यूल रहेगा? सोडियम साइनाइड जो है ये आयोनिक मॉलिक्यूल रहेगा या कोवैलेंट मॉलिक्यूल रहेगा? क्या होना चाहिए? ये सोडियम साइनाइड जो रहेगा इसमें यहाँ पे Na अटैच टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऐसा है। ठीक है, आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड जो रहेगा वो कोवैलेंट रहेगा। Na और Cn के बीच का जो बॉन्ड है ये आयोनिक बॉन्ड रहेगा। कौन सा बॉन्ड रहेगा? आयोनिक। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा Na प्लस और ये बन जाएगा Cn माइनस, ये बन जाएगा Cn माइनस। अब मैंने पूछा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? विच फंक्शनल ग्रुप इज देयर? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? साइनाइड। साइनाइड के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? साइनाइड के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? तो साइनाइड के अंदर कार्बन भी प्रेजेंट है और साइनाइड के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। जब इस साइनाइड का रिएक्शन हम Fe+2 के साथ करते हैं, जब साइनाइड का रिएक्शन Fe+2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे FeCN/6 ओवरऑल चार्ज -4 बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे FeCN/6 ओवरऑल चार्ज -4 बना हुआ है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो पहले क्या किया हमने? इनिशियली Na प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन इनका रिएक्शन किया तो NaCN मिलेगा। NaCN में Na और Cn के बीच का जो बॉन्ड है ये कोवैल आयोनिक कैरेक्टर शो करेगा, तो ये बन जाएगा Na प्लस और ये बन जाएगा Cn माइनस, ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे सेकंड वाला रिएक्शन करेंगे Fe+2 और Cn-1। ठीक है, तो ये Fe+2 जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और इस Fe+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो ये क्या करेगा? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाएगा। ठीक है, तो ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाएगा। ठीक है, तो जब इस देखो Fe+2 Cn के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो Fe जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये 6 Cn के साथ बॉन्ड बनाएगा।
और जब ये 6 CN के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये रहेगा FeCN/6, ये रहेगा FeCN/6, ये क्या रहेगा FeCN/6। क्लियर है? ओके, ठीक है सर, ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो FeCN/6। अब मुझे बताओ यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तो यहाँ पे जो Fe है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +2। ठीक है, एक Cn के ऊपर चार्ज कितना है? एक Cn के ऊपर -1 चार्ज है, तो 6 Cn का चार्ज हो गया -6। एक Cn के ऊपर चार्ज -1 है, तो इस Cn यहाँ पे 6 Cn यूज किए हैं, तो इसके ऊपर चार्ज रहेगा -6। तो अब क्या होगा, Fe+2 Cn के ऊपर -6 है, तो ओवरऑल चार्ज रहेगा -4। ओवरऑल चार्ज रहेगा -4। क्या आपको ये समझ में आ गया? जिनको ये समझ में आ गया -4 चार्ज कैसे आया, तो हेडरेस्ट कीजिए। जिनको ये समझ में आ गया है -4 चार्ज कैसे आ गया, वो हैंड रेस करेंगे। ओके, रिपीट करना है, कोई बात नहीं। इधर ध्यान दो, देखो राज, लुक हियर, देखो Fe के ऊपर +2 चार्ज है। Fe जो है वो D ब्लॉक का एलिमेंट है, और D ब्लॉक के एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब ये 6 बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट नंबर का Cn का मतलब, ये Cn का मतलब होता है कोऑर्डिनेट नंबर। Cn का मतलब होता है कोऑर्डिनेट नंबर, और कोऑर्डिनेट नंबर का मतलब होता है वो कितने बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट नंबर का मतलब होता है, ओके ठीक है ना। तो Fe जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, Fe+2 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और Cn- जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये रहेगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, देवर्ष, ठीक है। तो अब इनके बीच में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक Fe+2 जो है वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, और इसीलिए ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये रहेगा Fe और ये रहेगा Cn/6। और जब भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं तो इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। कहां लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। यहां तक ठीक है। तो इनको हम कहां पे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। अब इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ पे जो Fe है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। एक Cn का ऑक्सीडेशन नंबर, एक Cn के ऊपर चार्ज -1 है, 6 Cn के ऊपर -6 है। तो +2 और -6, +2 और -6 कितना बनेगा? -4 बनेगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे साइनाइड का मॉलिक्यूल बनेगा। अब क्लियर है? अब जिनको समझा है ये +4 चार्ज कैसे आया है वो हैंड रेस करेंगे। ठीक है, ओके गुड, चलो नेक्स्ट थिंग, ठीक है ना। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है, अब देखो एक आसान तरीका मैं आपको बोलता हूं। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, और Cl के ऊपर -1 चार्ज है। तो इस एल्यूमिनियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने Cl यूज करने होंगे? इस एल्यूमिनियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने Cl यूज करने होंगे? तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा AlCl3। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा AlCl3। यस और नो? ओके गुड। अब मैंने बोला मेरे पास एल्यूमिनियम +3 है और यहाँ पे O-2 है। मेरे पास एल्यूमिनियम +3 है और O-2 है, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा?
इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? हम इसके ऊपर +3 है, इसके ऊपर -2 है, तो सबसे पहले चार्ज को बैलेंस करना होगा। तो सपोज मैं एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल यूज करता हूं तो ये +6 बनेगा। मैं एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल यूज करता हूं तो ये +6 बनेगा। तो इस +6 को न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे पास -6 होने चाहिए। तो -6 करने के लिए O-2 कितने लेना पड़ेगा? O-2 कितना लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा। और जब O-2 के 3 मोल्स लेंगे तो ये -6 बनेगा। +6 और -6 जो रहेगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज होगा। ये समझ में आ गया? ये क्लियर है? अरे ये क्लियर है? तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा Al2O3। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा Al2O3। अब मैंने बोला यहां पे जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए, और यहां पे मैंने यूज किया Na+। तो मुझे बताइए कितने Na+ लगेंगे? हाउ मेनी Na+ विल बी देयर? हाउ मेनी Na+? 4। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? Na4 इन ब्रैकेट FeCN/6। एम आई राइट? क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा बनेगा? क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा बनेगा? ओके। सपोज मैंने यहां यूज किया मैग्नीशियम+2, तो सपोज मैंने यहां पे यूज किया मैग्नीशियम+2, तो क्या होगा? 2 मोल्स लगेंगे। कितने मोल्स लगेंगे? 2 मोल्स। तो क्या बनेगा? Mg2FeCN/6 सही या गलत? सही या गलत? पहला दूसरा, जिसको समझा है वो हैंड रेज करेंगे, जिसको नहीं समझा है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। पहला और दूसरा, जिसको समझा है वो हैंड रेज करेंगे, जिसको नहीं समझा है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। सेकंड पॉइंट रिपीट करना है। देखो, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज -4 है और ये +2 है, तो -4 को स्टेबलाइज करने के लिए +4 होना चाहिए। एक के ऊपर -2 है तो दूसरे के ऊपर कितना होना चाहिए? -4 होना है। तो यहाँ पे हमको 2 मोल्स यूज करने हैं। सपोज मैंने बोला मैंने Al+3 यूज किया तो क्या होगा? सपोज मैंने Al+3 यूज किया तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सपोज स्टेबलाइज करने के लिए मैंने Al+3 यूज किया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? जो भी, जिसको भी आंसर मिल जाएगा चैट बॉक्स में लिख भेजना है। जिसको भी आंसर मिलेगा हैंड रेज कर देना है। चैट बॉक्स में लिखोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन आंसर मिलता है तो हैंड रेज कर सकते हो। इफ इसको स्टेबलाइज करने के लिए एल्यूमिनियम+3 को यूज करेंगे तो क्या होगा? यू कैन राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। वेरी गुड देवर, सही आंसर है। चलिए, तो इसका आंसर होना चाहिए Al4 इन ब्रैकेट FeCN/6/3। इज इट? क्या ये सही है? क्या ये सही है? यस। जिनका आंसर सही है वो हैंड रेज कर सकते हो। जिनका आंसर सही है वो हैंड रेज कर सकते हो। दिया यही सही है, आपने गलत किया होगा। ठीक है? ओके। सपोज मैंने बोला मेरे पास ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है मेरे पास, नथिंग नथिंग नथिंग, दिस वन, नथिंग। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए Fe+3 यूज करेंगे तो क्या होगा? इसको स्टेबलाइज करने के लिए Fe+3 यूज करेंगे तो क्या होगा?
इसको स्टेबलाइज करने के लिए Ap+3 यूज करेंगे तो क्या होगा, जिसका आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, हैंड रेस कर देना है। जिसका फॉर्मूला बन जाएगा हैंड रेस कर देना है। 10 लो, 10 ही लो, 11 12, अरे 20 तो होनी चाहिए। ओके, तो इसका फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा Fe4 इन ब्रैकेट FeCN/6/3। इज इट? जिनको यही आंसर मिला है वो हैंड रेस करेंगे, और जिनको दूसरा मिला है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। जिनको सेम आंसर मिला है वो हैंड रेस करेंगे। बस 15 लोग, ओनली 15, so that ओके। अब ये वाला जो है, इसको हाइड्रस बोले या अनहाइड्रस? इसको हाइड्रस बोले या अनहाइड्रस? इसको हम लोग हाइड्रस बोलेंगे या अनहाइड्रस? हाइड्रस का मतलब होता है जिसके पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और अनहाइड्रस जो होता है उसका मतलब होता है जिसके पास वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसको बोलेंगे अनहाइड्रस। तो दिस इज अनहाइड्रस, ठीक है। तो ये जो अनहाइड्रस है, इसमें हम लोग x मोल ऑफ वाटर ऐड करेंगे। इस अनहाइड्रस में x मोल ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो ये रहेगा Fe4 इन ब्रैकेट FeCN/6/3 डॉट x मोल ऑफ वाटर। तो पहला वाला जो मॉलिक्यूल है वो अनहाइड्रस है, और दूसरा वाला मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रस है। तो पहला वाला मॉलिक्यूल अनहाइड्रस है और दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रस है, और ये हाइड्रस मॉलिक्यूल जो है वो कलर शो करता है प्रशियन ब्लू। प्रशियन ब्लू, तो ये कौन सा कलर शो करता है? प्रशियन ब्लू। तो इफ प्रशियन ब्लू कलर हमको मिलता है, इसका मतलब वहां पे ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, और इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा वो साइनाइड है, और साइनाइड के अंदर नाइट्रोजन है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में साइनाइड नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, वो पता करने के लिए ये पूरा का पूरा रिएक्शन किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन यहां से यहां तक है। तो इफ ये जो प्रशियन ब्लू कलर शो करेगा हाइड्रस मॉलिक्यूल, ये हमने अनहाइड्रस से बनाया, ये हमने यहां से बनाया, ये हमने यहां से बनाया, और इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इफ नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन है कि नहीं है, ये पता करने के लिए हमको ये टेस्ट करना होगा। देवर्स, Fe के पास लोन पेयर नहीं है, मेटल के पास लोन पेयर नहीं होते हैं। मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको लोन पेयर नहीं करते हैं, नॉन मेटल के पास जो होते हैं उनको लोन पेयर कहते हैं। क्लियर देवर्स? ठीक है। तो दिस इज द टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। तो किसी भी मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन है तो ये प्रशियन ब्लू कलर शो करेगा। इफ उसके पास नाइट्रोजन नहीं है तो ये प्रशियन ब्लू कलर को शो नहीं करेगा। तो दिस इज द रिएक्शन टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन और नॉट। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। सो दिस इज द टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज द टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे वो था टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। पहले हमने सोडियम
कार्बन नाइट्रोजन का रिएक्शन किया, सोडियम एक्सट्रैक्ट मिला, उसका रिएक्शन किया तो हमको लास्ट में मिला प्रशियन ब्लू कलर। तो एक प्रशियन ब्लू कलर मिलता है, इसका मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ऐसा ही रिएक्शन हम सल्फर के लिए भी करते हैं, ऐसा ही रिएक्शन हम सल्फर के लिए भी करेंगे। तो सल्फर के ऊपर -2 चार्ज होता है, वो Pb+2 के साथ बॉन्ड बनाता है और PbS बनाएगा, और PbS जो होता है वो ब्लैक कलर होता है। तो if कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास सल्फर -2 सल्फर है, तो उसके अंदर हम Pb+2 को ऐड करेंगे, और ये Pb+2 ये ब्लैक कलर फॉर्म करता है, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल के पास सल्फर है। हमने किसी हाइड्रोकार्बन के साथ Pb+2 का रिएक्शन किया तो वो हाइड्रोकार्बन PbS नहीं बनाएगा, और जब वो PbS नहीं बनाएगा तो वो ब्लैक कलर शो नहीं करेगा, क्योंकि PbS बनने के लिए उसको सल्फर की जरूरत पड़ेगी, और सल्फर जो है वो हाइड्रोकार्बन के पास नहीं होता है, और इसीलिए हम वहां पे इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे। तो किसी भी मॉलिक्यूल के पास सल्फर है कि नहीं है, ये पता करने के लिए उस मॉलिक्यूल में, उस सॉल्यूशन में Pb+2 को ऐड कर दो, लेड+2 को, ये वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब वहां पे सल्फर है, क्योंकि वो PbS बनाएगा। इफ वहां पे सल्फर नहीं है तो ये PbS नहीं बनाएगा, तो ब्लैक कलर जो रहेगा वो शो नहीं करेगा। सो दिस इज द टेस्ट ऑफ सल्फर। नेक्स्ट वाला जो है वो आता है हैलोजन। तो Na और Cl का रिएक्शन करेंगे तो NaCl बनेगा। फिर क्या करेंगे, NaCl का जो रिएक्शन है, NaCl के अंदर HNO3 को ऐड करेंगे, HNO3 के साथ साथ हम AgNO3 को भी ऐड करेंगे, और इन दोनों को ऐड करने के बाद वहां पे प्रोडक्ट जो मिलेगा वो प्रोडक्ट किस प्रकार का है ये हम पता लगाएंगे। इफ वो प्रोडक्ट जो है, इफ वो जो प्रोडक्ट है वो व्हाइट पीपीटी बनाता है, क्या बनाता है, व्हाइट पीपीटी बनाता है, व्हाइट पीपीटी सोल्यूबल इन लिक्विड अमोनिया, इसका मतलब क्लोरीन है। इफ येलो पीपीटी आती है तो इसका मतलब वो ब्रोमीन है, और इफ वो येलो इनसोल्यूबल होता है तो उसको हम बोलेंगे कि वहां पे आयोडीन है। इसी प्रकार से हम फास्फोरस का भी रिएक्शन देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो दीज आर टेस्ट ऑफ हैलोजन एंड फास्फोरस। कहीं पे नेट इशू की वजह से उनको क्लियर प्रॉपर में दिख नहीं रहा होगा तो कोई बात नहीं, इनके स्क्रीनशॉट में आपको भेज दूंगा, तो आपका वो प्रॉब्लम जो रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो इन केस कहीं पे नेटवर्क इशू की वजह से किसी को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए मैं इसके स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, ठीक है, ओके। और लास्ट, ठीक है, तो ये था हमारा हैलोजन और फास्फोरस का टेस्ट। लास्ट में है कार्सिनोजेनिसिटी। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल रहेगा, ये मॉलिक्यूल, ये टॉपिक जो है वो हमने कहाँ पढ़ा था, ये टॉपिक हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में। तो हाइड्रोकार्बन का एक टॉपिक बाकी था लास्ट वाला, तो किसी ने मुझे पूछा था कि सर इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो वो आप इस प्रकार से स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो बेंजीन जो होते हैं वो बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, और बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होगा तो नैप्थलीन, फिनोल्फिन ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स को बनाते हैं, और इनमें से कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड में से कुछ एरोमेटिक कंपाउंड अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है।